नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर्स के बारे में। इससे पहले भी हम स्पाइरल गियर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हेलिकल गियर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए। थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि जो स्पाइरल गियर होते क्या हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो निकाला था सेंटर डिस्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ स्पाइरल गियर्स, उसमें हमने एक गियर इस तरह से लिया था और जो एक गियर है हमने लगभग जो है इस तरह से लिया था, इस तरह से मान लीजिए। अब जो इनके एक्सिस होते हैं, जो हमारे जो इनके शाफ्ट हैं उनके जो एक्सिस हैं, जैसे इसकी जो शाफ्ट का एक्सिस है इस तरह से है और इसका इस तरह से है लगभग, तो ये हमारे नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के काम आते हैं जो स्पाइरल गियर होते हैं, जहां पर लो पावर का ट्रांसमिट हमें करना होता है। अब उसके बाद हमने हेलिक्स एंगल को पढ़ा था। हेलिक्स एंगल क्या होता है, मान लीजिए ये कोई गियर है, इसके ऊपर अगर जो टीथ कटे हैं किसी एंगल पर कटे हुए हों इस तरह से, किसी एंगल पर, यानी कि ये एक्सिस है और ये इस एंगल पर कटे हुए हैं, तो ये हमारा हेलिक्स एंगल होता है। इसके अलावा जो स्पाइरल गियर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर यही एंगल स्पाइरल एंगल हो जाता है। बस इतना हमें जो है ध्यान रखना है कि हेलिक्स एंगल की तरह का ही हमारा स्पाइरल एंगल होता है। चलिए यहाँ पर दो स्पाइरल गियर्स ले लेते हैं। एक गियर ले लेते हैं जो कि ड्राइवर गियर है, तो इसको हम वन गियर बोल देते हैं, और दूसरा गियर ले लेते हैं जो कि ड्रिवन गियर है, तो इसको हम सेकंड गियर बोल देते हैं। अब इन दोनों के एक्सिस ले लेते हैं। ये फर्स्ट गियर का इस तरह से एक्सिस हमने ले लिया और ये जो है हमने सेकंड गियर का इस तरह से एक्सिस ले लिया। ये टेंजेंशियली एक्सिस है, यानी कि इसके ऊपर से हमने लिया है, शाफ्ट का एक्सिस नहीं है। अगर शाफ्ट के एक्सिस की बात करें तो शाफ्ट का एक्सिस ये होगा इसके लिए, अगर हम फर्स्ट गियर के लिए बात करें, और इसके लिए अगर हम बात करें तो शाफ्ट का एक्सिस ये होगा, इस तरह से ये शाफ्ट का एक्सिस होगा। ये समझे, ये शाफ्ट के एक्सिस है जिसको हम लिख लेते हैं ये 1 1 है और ये हम लिख लेते हैं कि ये 2 2 है। तो ये शाफ्ट के एक्सिस हैं जो 1 1 और 2 2 हमने लिए हैं। ये इनके टेंजेंशियल एक्सिस हैं, यानी कि जो इनके मिडल से गुजर रहे हैं। अगर हम टॉप व्यू को देखते हैं तो ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर कुछ अजम्पशन भी हमें लेनी पड़ेंगी। इसके अंदर अजम्पशन हमने क्या लेनी है कि जो हमारी फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट करेंगी वो टेंजेंशियली एक्ट करेंगी, जो ये एक्सिस लिए हैं इनके अलोंग एक्ट करेंगी और सेंटर ऑफ द टीथ से एक्ट करेंगी, जो विड्थ है उनके सेंटर से एक्ट करेंगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारे स्पाइरल एंगल हैं वो यहाँ पर क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर जो स्पाइरल एंगल हैं हमारे ये होंगे अल्फा 1 और अल्फा 2। तो ये हम बना लेते हैं इस एक्सिस के साथ। अगर हम बात करेंगे तो ये अल्फा 1 है और ये जो अगर हम बात करेंगे ये अल्फा 2 है, और अगर हम टोटल की बात करेंगे ये एंगल होता है थीटा, जिसको शाफ्ट एंगल भी हम बोलते हैं। तो थीटा क्या है यहाँ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से निकालते हैं जो स्पाइरल एंगल है। अभी हमने देखा कि एक्सिस के साथ जो हमारे टीथ का एंगल होता है वो चीज। फर्स्ट के लिए ये ले लिया, सेकंड के लिए हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर हम फोर्सेस की बात करेंगे कि कौन कौन सी इनके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो हमारी ड्राइवर गियर की फोर्स है जो उसके ऊपर एक्ट करेगी वो हमारी टेंजेंशियली सेंटर ऑफ द विड्थ ऑफ द टीथ जो है एक्ट करेगी, और इसको हम ले लेते हैं कि ये F1 है। अब ये किस तरह से एक्ट करेगी ये भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई गियर है और आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो इसको आपको इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स देनी पड़ेगी जो हम F1 की बात कर रहे हैं, जो इसको रोटेट करेगी, यानी कि टेंजेंशियली फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जो हमने यहाँ पर दिखाई है। इसी तरह से एक रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो F2 जो है वो एक्ट करेगी। रेजिस्टिंग फोर्स क्यों बोला, क्योंकि जब F1 हम अप्लाई करेंगे तो ये जो गियर है ये इनर्शिया के कारण पहले मूव नहीं करना चाहेगा, यानी कि ये इसको रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा पहले। तो F1 जो है उसको ओवरकम करेगा, फिर इसको रोटेट करेगा, तभी तो रोटेट होगा। तो इसलिए F2 को हमने बोला कि ये रेजिस्टिंग फोर्स है, जो F1 जब आप अप्लाई करेंगे तो रेजिस्टिंग फोर्स जो है F2 मिलेगी इसको, और ये टेंजेंशियली एक्ट करेगी ड्रिवन के ऊपर। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक हम ले लेते हैं एक्सियल थ्रस्ट, यानी कि इसके ऊपर जो है अब एक्सियल फोर्स भी एक्ट करेगी, ये FA1। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक्सियल फोर्स एक्ट करेगी, ये हो गई हमारी FA2। अब ये जो एक्सियल फोर्स है ये है क्या, अलोंग द एक्सिस, यानी कि ये देखिए ये बिल्कुल इस पैरेलल एक्सिस, इसके एक्सिस के पैरेलल है जो 1 1 है, यानी कि
पहला जो ड्राइवर गियर है उसकी जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल, तो एक्सियल थ्रस्ट भी उसको मिलेगा। इसी तरह से ये जो है बिल्कुल पैरेलल इसके है जो हमारा सेकंड गियर का एक्सिस है, यानी कि ये एक्सियल थ्रस्ट इसको मिलेगा। उसके बाद हम एक कॉमन नॉर्मल बनाते थे, आपने देखा था पहले भी लेक्चर्स में कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वहां से कॉमन नॉर्मल हम बनाते थे। तो ये जो कॉमन नॉर्मल है एक तरह से ये नॉर्मल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि ये Rn है, इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये Rn है। अब ये नॉर्मल फोर्स है क्या, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का सरफेस है, एक वैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, W = mg, और इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमें एक नॉर्मल रिएक्शन मिलती है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं Rn नॉर्मल रिएक्शन। इस तरफ आप फोर्स लगाते हैं इसको मूव करने के लिए, और फ्रिक्शन फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है तो ये बिल्कुल अपोजिट होती है। तो यही होती है जो फोर्सेस हमारी लगती हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारा रफ सरफेस है उसके ऊपर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनका रिजल्टेंट लेते हैं नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का, तो वो यहाँ पर एक्ट करता है और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो फाई एंगल बनता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट है, ध्यान देना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है और हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट आता है और Rn और R के बीच का एंगल फाई होता है। तो यहाँ पर ये वो ही चीज हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें, पहले अभी Rn और R की बात नहीं करते, अभी F1 और Rn के बीच की बात करते हैं। तो ये कितना एंगल होगा, जितना एंगल यहाँ पे है, यानी कि ये जो है हमारा α1 होगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि देखिए जैसे ये है और इसके साथ ये लाइन है, इनके बीच में α1 है। इसी तरह से यहाँ पर ये एक्सिस है और इसी तरह की जो नॉर्मल रिएक्शन वाली हमने ये लाइन ली है, इसी तरह से अगर हम इस तरफ से लें, इस तरफ से ले लें, इस तरफ से, इस तरह से सेम जो इस तरह की है, इसी एंगल पर सेम जो है इस तरह से ले लें, इस तरह से एक बना ले लाइन, तो इसके एक्सिस के और इसके बीच में α1 है। यानी कि इस एक्सिस जो हमने टेंजेंशियल एक्सिस लिया था और ये जो हमने नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन ली थी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर ये जो है हमारी, तो यहाँ पर ये जो है α1 है। इसी तरह से इस एक्सिस और इसके बीच में अगर हम एक लाइन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ली, इस तरफ भी लेते हैं तो α1 है, सेम यहाँ पर बनेगा। और इससे उस तरफ जो हमने ये यहाँ से एक्सिस अगर लगाएंगे उससे उस तरफ F2 है, यानी कि ये जो एंगल है ये α2 है, तो यहाँ पर ये α2 एंगल बनेगा। तो ये ध्यान देना है। उसके बाद जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट अगर हम कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट रिएक्शन है एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो उसको हम R से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये R है। इसी तरह से इस तरफ भी हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और R और Rn के बीच का कौन सा एंगल था हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। तो यहाँ भी और यहाँ भी आप फाई एंगल को दिखा सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था रफ सरफेस पे, तो R और Rn के बीच में जो एंगल बनता था वो फाई बनता था। ये फाई हो गया, ये α1 α2 ये सारे एंगल हो गए। तो यही हमें मेन जो निकालने थे। अब यहाँ पर कुछ टर्म है वो हम समझ लेते हैं। α1 और α2 क्या है, स्पाइरल एंगल ऑफ गियर टीथ 1 and 2, जो कि हमने यहाँ पर दिखाए। F1 क्या है, फोर्स अप्लाई टेंजेंशियली ऑन द ड्राइवर, जो ड्राइवर पर फोर्स अप्लाई की गई है। F2 क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन द ड्राइवर। तो F2 जो है रेजिस्टिंग फोर्स जो है आती है ड्रिवन के ऊपर। T1 एंड T2 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर 1 and 2। और यहाँ से हम गियर रेशो को भी निकाल सकते हैं। जो G से हम जिसको डिनोट करते हैं वो क्या होता है हमारा T2/T1 होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, N1/N2 भी लिख सकते हैं। T2/T1 = N1/N2। ये तो गियर रेशो का फॉर्मूला है, ये भी हमें याद रखना है। FA1 और FA2 क्या है, यानी कि ये जो एक्सियल थ्रस्ट लगे हैं, तो ये एक्सियल थ्रस्ट है ड्राइवर पर और ड्रिवन पर। Rn क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो ये Rn हमने कॉमन नॉर्मल बनाया था, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होती है जहां पर पॉइंट का कांटेक्ट पे हम ये नॉर्मल लेते हैं। तो Rn हो गया नॉर्मल रिएक्शन। फाई हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो हमने देखा R और Rn के बीच में था, यानी कि इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट। और जो कॉमन नॉर्मल था, यानी कि ये जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन थी एक तरह से कहें, इन दोनों के बीच में ही फ्रिक्शन होगा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा
ये होगा। R क्या है? रिजल्टेंट रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो R है ये क्या है? रिजल्टेंट रिएक्शन, यानी कि इन दोनों फोर्सेस के कारण जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रिजल्टेंट रिएक्शन हमारी होगी, तो ये R होगी। उसके बाद थीटा क्या है? शाफ्ट एंगल, और जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं α1 प्लस α2। तो ये सारी टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर अब हम कुछ नाम दे देते हैं इनको, जैसे सेंटर में पॉइंट है, इसको हम O नाम दे देते हैं, इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं। इसी तरह से ये O है और यहाँ पर हम इसको S नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम इसको T नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हम इनको नाम दे देते हैं ताकि हम इजीली जो है आगे ट्रायंगल्स लें और इनको निकाल सकें। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम ट्रायंगल लेते हैं OP और Q। तो यहाँ पर ट्रायंगल हमने ली OPQ, यानी कि ये P और Q इस ट्रायंगल से। अब यहाँ पर ये एंगल कितने का होगा हमारा? अगर यहाँ पर देखें तो ये पूरा जो है α1 है, ये फाई है। तो OPQ के अंदर अगर हम देखें तो α1 माइनस फाई, तो ये क्या हो जाएगा? α1 माइनस फाई। ये भी एंगल हमें ध्यान रखना है। टोटल एंगल α1 है और ये फाई है, तो ये α1 माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालते हैं, इस F1 को निकालें, तो F1 हमारा क्या हो जाएगा? F1 हमारा हो जाएगा R कोस, और जो एंगल है, एंगल कितना है? α1 माइनस फाई, जो ये चीज है। अब कोस अल्फा होता क्या है, या कहें कि कोस थीटा क्या होता है? हमारा आधार बटे कर्ण, या कहें कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या है? F1 और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये जो है R, जो रिजल्टेंट है। तो इसलिए F1 इक्वल टू R कोस α1 माइनस जो है फाई हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर अगर हम वर्क इनपुट निकालना चाहते हैं, वर्क इनपुट ड्राइवर के लिए, तो वो क्या होगी? जितने भी ये फोर्स लगी है, यानी कि F1 इंटू जो वेलोसिटी होगी, अब जिस हिसाब से घूमेगा, यानी कि पाई d1 इंटू n1 हम लिख लेते हैं, d1 इंटू n1। तो पाई dn होती है वेलोसिटी जो है, पाई d1 और n1 हम लिख लेते हैं। अब क्योंकि ड्राइवर गियर के लिए निकाल रहे हैं, F1 की जगह आप क्या लिख देंगे? यहाँ R कोस जो α1 माइनस फाई है, और यहाँ पर d1 और n1 है, तो यहाँ पर पाई d1 n1 है, तो पाई d1 n1 इस तरह से आप लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी ट्रायंगल OPQ से F1 की वैल्यू। चलिए अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, जो ट्रायंगल है OS और T। अब OST में देखिए ये α2 है और ये फाई है। अगर टोटल एंगल की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर α2 प्लस फाई हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, α2 प्लस फाई। तो अब उस ट्रायंगल की बात करते हैं हम। ये ट्रायंगल आपने जो देखी, जो ट्रायंगल है हमारे पास OST, इस ट्रायंगल के अंदर से हम F2 को निकाल लेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा R कोस α2 प्लस फाई, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो F2 है हमारा, अगर इसको हम फर्दर निकालना चाहते हैं, या कहें कि जो वर्क डन है, जो वर्क आउटपुट है ड्रिवन के लिए, उसके लिए वर्क इनपुट थी, इसके लिए वर्क आउटपुट हो जाएगी, क्योंकि ड्राइवर ड्रिवन को घुमा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? F2 इंटू जो कि पाई d2 और n2 है, यही चीज हो जाएगी। यानी कि F2 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर F2 को आप लिख सकते हैं R कोस α2 प्लस फाई, ये चीज, और इसके साथ क्या आ जाएगा? पाई d2 और n2। तो ये आपने वर्क आउटपुट निकाल लिया। अब एफिशिएंसी हमारी क्या होती है? एफिशिएंसी हमें पता है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट। सिंपल सी बात है, या कहें कि जो वर्क आउटपुट है बाय वर्क इनपुट, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब वर्क आउटपुट आपके पास क्या है? जो ये आया है आपके पास R कोस α2 प्लस फाई, और इसके साथ क्या है? पाई d2 n2 ये है। और जो इनपुट है, इनपुट क्या है आपके पास? R कोस α1 माइनस फाई ये था, और यहाँ पर क्या था? पाई d1 n1 है। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, R से R, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा कोस α2 प्लस फाई, ये है, और इसके साथ क्या बच गया? अब d2 n2 बच गया, और डिवाइड में ये बच गया हमारे पास कोस α1 माइनस फाई, और ये क्या बच गया? d1 n1 बच गया। तो ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। तो इससे जो है आउटपुट बाय इनपुट से आपने एफिशिएंसी को निकाल लिया।
अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पिच सर्कल, अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो उसका भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर d1 और d2 की जगह हम उसको पुट कर सकते हैं, और n2/n1 की जगह भी हम गियर रेशियो को पुट कर सकते हैं जो अभी हमने निकाला था। यानी कि g हमारा क्या होता है, गियर रेशियो T2/T1, और जिसको हम क्या लिखते हैं वो होता है हमारा n1/n2 होता है। अगर n2/n1 करेंगे तो वो T1/T2 यहाँ पर हो जाएगा, कैसे भी आप लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो D1 है यानी कि जो पिच सर्कल डायमीटर है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा ड्राइवर के लिए, PC1 इंटू T1 डिवाइड बाय, जो यानी कि जो PC क्या है सर्कुलर पिच है 1 के लिए, और T1 जो है नंबर ऑफ टीथ 1 गियर पर जो है ड्राइवर पर, डिवाइड बाय पाई, तो ये D1 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर D2 के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PC2 इंटू T2 और डिवाइड में ये पाई हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पर हमें पता है जो पिच, जो सर्कुलर पिच है और जो हमारी नॉर्मल पिच होती है उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, ये Pn बाय यानी कि नॉर्मल पिच बाय कोस अल्फा के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर लिख लें अगर PC इक्वल टू क्या होती है, नॉर्मल पिच बाय कोस अल्फा के बराबर, जो हमने पहले भी निकाली थी। तो यहाँ पर वही जो है आप पुट कर सकते हैं। तो PC की जगह आपका क्या आ जाएगा, Pn बाय कोस अल्फा 1 ये आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर T1/पाई तो है ही। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो Pn, नॉर्मल पिच सेम रहती है क्योंकि सेम हैंडेड हम टीथ लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, तो इसलिए Pn को सेम ही लिखा हमने। तो Pn बाय कोस अल्फा 2 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2/पाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने D1 और D2 की वैल्यू और G की वैल्यू भी देख ली। अब ये सारी जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यूज है यहाँ की। यहाँ आप n2/n1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, T1/T2, इसका उल्टा यानी कि पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी, जो हमारी D1 की वैल्यू आई है, जो हमारी D2 की वैल्यू आई है, अगर D2/D1 हम करें, यहाँ से D2/D1 यानी कि D2/D1 करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, T2 कोस अल्फा 1 डिवाइड बाय T1 कोस अल्फा 2, इन दोनों से D1 और D2 से D2/D1 हमने ये निकाला। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये D2/D1 निकालना था, इसलिए इन दोनों को डिवाइड किया। तो D2/D1, अब इनको जो है हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा n2 और n1 है, या कहें कि जो n2 और n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर हम निकालें n2/n1 की वैल्यू इसकी, तो ये T1/T2 हो जाएगा। T1/T2 किस तरह से ही लिख लें, तो ये आप लिख सकते हैं। तो T1/T2 ये आ गए। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि D2 को n2 से मल्टीप्लाई कर दें और D1 को n1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यही चीज हमें निकालनी है, ये चीज जो है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, D2n2 डिवाइड बाय D1n1, जो ये टर्म है यही निकाल रहे हैं। तो D2/D1 हमने ये निकाला। तो यहाँ पर अगर हम इसको n2/n1 से मल्टीप्लाई करते हैं, n2/n1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, T1/T2 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि यहाँ पर एक तरह से T1/T2 आ जाएगा। अगर हम इसको n2/n1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसको इससे कैंसिल आउट कर देगा, इसको इससे कैंसिल आउट कर देगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सीधा कोस अल्फा 1 मिलेगा और डिवाइड में कोस अल्फा 2 मिलेगा। ये समझ गए होंगे कि अगर आप इसको n2/n1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास T1/T2 इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, T1/T2 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पर करके दिखाई है। तो यहाँ पर ये D2n2 D1n1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू ये आ जाती है। इसको अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारा कोस अल्फा 2 प्लस 5, यही आया। और D2n2 की जगह कोस अल्फा 1 को पुट कर दें, सिंपल है, ये पुट कर दिया। और इसी तरह से नीचे जो है हम क्या पुट कर देंगे, कोस अल्फा 1 माइनस 5 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा 2 आ जाएगा। D1n1 की जगह कोस अल्फा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला बनता है, कोस A अगर आप इसको A मान लें और B, कोस A इंटू जो कोस B है, तो इसका ये फॉर्मूला बनता है। तो उसको हम यहाँ पर लगाएंगे कोस A इंटू कोस B को, तो वो क्या होता है हमारा, वो फॉर्मूला है हमारे पास हाफ कोस A प्लस B, यही होगा, और उसके बाद प्लस कोस A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो ये फॉर्मूला होता है हाफ cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो यहाँ पर ऊपर भी हम इसको ये फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। तो a प्लस बी जो है और a प्लस जो हमारा cos a और cos b है, सॉरी cos a और cos b, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो चलिए उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos a प्लस बी, जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 हमने जो है a माना है, यहाँ पर देखिए अल्फा 1 हमने a माना है और इसको b माना है, यहाँ पर a माना है इसको b माना है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा 1 प्लस जो है हमारे पास अल्फा 2 प्लस 5 है, यही आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये तो a प्लस b था और अब a माइनस b यानी कि ये चीज आ जाएगी हमारे पास अल्फा 2 माइनस 5, ये ऊपर आ गया। इसी तरह से जो नीचे है वहां पर भी फॉर्मूला पुट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, cos अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 माइनस 5 ये हो जाएगा, और प्लस इसी तरह से cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5। जब आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे cos a और cos b वाले को, हाफ हाफ हमारा कैंसिल हो गया जैसा कि हमने समझा। अब यहाँ पर एक और चीज हमें समझनी है कि जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है वो थीटा के बराबर है, क्योंकि टोटल शाफ्ट एंगल है, तो ये हमारा थीटा के बराबर पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस 5 आ जाएगा, और नीचे अगर हम देखें यहाँ पर ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 5, ये आ गया। बाकी की टर्म जो है इसी तरह से सेम रहेगी, यानी कि ये क्या आ गई हमारी cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 5, और नीचे ये क्या आ गई हमारे पास प्लस cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस 5। तो इस तरह से आ गई। हम हर एक स्टेप को समझते चल रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा है और फाई है ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, क्योंकि फाई फ्रिक्शन एंगल है, थीटा जो है शाफ्ट एंगल है। तो एफिशिएंसी जो है अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी जब ये जो है cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 5 जो है हमारा मैक्सिमम होगा, ये जो चीज हमारी मैक्सिमम होगी। तो तब हमारी अगर थीटा और फाई को कांस्टेंट मान लेते हैं तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 5 जो है अगर मैक्सिमम लेते हैं तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी इसके इक्वल टू है। तो यहाँ पर आप एक चीज पुट कर सकते हैं, अगर आप इसी टर्म को, यानी कि ये जो चीज है cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और माइनस 5, इसको आप 1 पुट करें, क्योंकि cos 0 1 मैक्सिमम तो वहीं पर होगा, तो इसको 1 पुट करें, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 5 हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 के बराबर ही लेंगे क्योंकि cos 0 1 होता है हमारा। यहाँ से अगर अल्फा 1 की वैल्यू आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस 5 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, cos 0 1 है तो यानी कि इसको मैक्सिमम 1 के बराबर ही रखना पड़ेगा, तो ये जो है 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद अल्फा 1 की वैल्यू को जो है आप अल्फा 2 प्लस 5 यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह से अल्फा 2 की वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं। अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप यहाँ से निकालते हैं अल्फा 1 माइनस 5, ये अल्फा 2 की वैल्यू रहेगी, ये अल्फा 1 की वैल्यू और ये अल्फा 2 की वैल्यू। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम ये निकाल रहे हैं। अब थीटा जो है हमारा वो हमें पता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होता है, जो कि शाफ्ट एंगल है, इन दोनों एंगल का जोड़ होता है। तो इसीलिए जो अल्फा 1 अगर हम यहाँ से निकालें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा माइनस अल्फा 2, यही आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम अल्फा 2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू आई है, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा। अब ये माइनस अल्फा 1 है तो यहाँ पर ये माइनस अल्फा 1 आ जाएगा, ये माइनस 5 है तो यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी। तो अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जो हमारी जो अल्फा 1 है, अब यहाँ से इस अल्फा 1 को इस तरफ ले आए, यानी कि अल्फा 1 और ये माइनस का अल्फा 1 है इस तरफ ले आए, तो इस तरफ क्या बचेगा हमारे पास, थीटा प्लस 5 बचेगा। और अल्फा 1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई ये 2 आ जाता है। तो ये जो है हमारी अल्फा 1 की वैल्यू जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं, थीटा प्लस 5 बाई 2। इसी तरह से हम अल्फा 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, थीटा माइनस 5 बाई 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर अल्फा 2 जो है थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा और ये अल्फा 1 थीटा प्लस 5/2 आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन की बात कर लें और ये जो हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ पर पुट कर दे, अल्फा 1 की जगह पुट कर दे जो हमारी ये वैल्यू है अल्फा 2 प्लस 5। तो अल्फा 2 प्लस 5 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है माइनस है अल्फा 2 माइनस 5, तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। ये क्लियर है हमारा। अगर अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं अल्फा 1 माइनस 5, तो अल्फा 1 माइनस 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस अल्फा 1 प्लस 5 है तो यहाँ पर भी cos 0 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं जो हमने ये वैल्यू निकाली है अल्फा 1 और अल्फा 2 की, यहाँ पर पुट भी करके देख सकते हैं आप। यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा cos थीटा प्लस 5 ये है और प्लस में हमारा ये 1 आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से जो cos नीचे है थीटा माइनस 5 और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि जो एफिशिएंसी मैक्सिमम है अगर आप इस तरह से अल्फा 1 की वैल्यू और अल्फा 2 की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ 1 1 मिल जाता है, एफिशिएंसी हमें जो है मैक्सिमम मिल जाती है। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने का, और इसके अंदर हमने देखा मैक्सिमम को भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इसको जो है 1 बना दें, यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लें और मैक्सिमम हम जो है इस एफिशिएंसी को बना सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।